हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका इस चैनल में और मैं हूं वरुण। हम बात कर रहे हैं इतिहास की। प्राचीन भारतीय इतिहास को हम पढ़ रहे थे, दक्षिण भारतीय इतिहास हम कवर कर रहे थे और पिछले वीडियो में हमने संगम युग की स्टार्टिंग कर दी थी और चेर राजवंश के बारे में पूरी जानकारी हमने इकट्ठी कर ली थी, मतलब कहीं ना कहीं डिस्कस कर ली थी। अब इस वीडियो में जो है हम दूसरे राजवंश की, जिन्होंने संगम साहित्य में क्या है पूरा का पूरा संरक्षण प्रदान करा था, उसकी बात करने वाले हैं। वो क्या है? पांड्य राज्य। तो चलिए दोस्तों, फिर हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं पांड्य राज्य के बारे में। ये तो देख पा रहे होंगे, ये तो फोटो है भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तमिलनाडु देख रहे हो, तमिलनाडु, आज का जो तमिलनाडु है, वहां उस समय क्या है पांड्य वंश हुआ करता था, पांड्य राज्य हो रहा था, ठीक है ना। बाद में चोल वंश आ जाएगा तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन यही शक्तिशाली लोग हैं भैया अभी के समय की। अगर हम बात करें इनिशियली की बात करें तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करें तेजी में। देखो भैया, पांड्य शब्द की उत्पत्ति के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले ये पांड्य शब्द कैसे आया, क्या इसके पीछे कारण है? तो कात्यायन ऋषि हुए हैं भैया, आपके बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, मुझे लगता है ऐसा है ना। तो कात्यायन ने पांड्य शब्द की उत्पत्ति पांडु से बतलाई। पांडु मतलब समझ पा रहे हैं ना, महाभारत में जो पांडु है, पांडव हुए हैं जिनके पुत्र है ना, सो वो पांडु से पांड शब्द की उत्पत्ति बताई हुई है ना, जिसे पांडवों के साथ इनके संबंध की अनुश्रुति का समर्थन होता है। समझ पा रहे हो ना आप कि पांडवों के साथ ही यहाँ पे इनको कनेक्ट कर दिया गया है। मेगस्थनीज कौन है भैया? राजदूत हुए हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, है ना। तो मेगस्थनीज के अनुसार पांड्य देश में स्त्रियों का शासन हुआ करता था। कौन शासन कर रहा था वहां पे? महिला शासन चल रहा था। कहां पे? पांड्य देश में। पांड्य नाम हेरेक्लीज मतलब कृष्ण। यूनानी भाषा में कृष्ण को हेरेक्लीज कहा गया है। हरक्यूलिस नाम सुना ना, हरक्यूलिस, तो वही हेरक्लीज जो है वो कृष्ण है ना, जिसे मेगस्थनीज ने सौर सेनों का उपास्य कहा है। क्या करा है? सौर सेनों का उपास्य, मतलब सौर सेन इनकी उपासना करते हैं। उनकी पुत्री है पांड्या। क्या नाम है? पांड्या, हार्दिक पांड्या नहीं है ना, पांड्या। ये पुत्री का नाम है, कृष्ण की पुत्री का नाम है पांड्या। इनके नाम पर यहाँ पे पांड्य वंश बना है। इनके पिता ने 500 हाथी, 4000 घुड़सवार और 1,30,000 पैदल सेना के साथ सुदूर दक्षिण का राज्य दिया, जहां पर 365 गांव के लोग उपहार देते थे। समझ पा रहे हो मेरे कहने का क्या मतलब है? कि देखो भैया, कृष्ण जी की बेटी हुई है पांड्या, तो कृष्ण जी ने सुदूर दक्षिण में इतना बड़ा साम्राज्य इनको दिया था, जहां शासिका कौन हुआ करती थी? एक महिला हुआ करती थी। ऐसा कौन बता रहा है? ऐसा मेगस्थनीज अपनी इंडिका में वर्णन कर रहा है। किसके बारे में वर्णन कर रहा है? पांड्य देश के बारे में। इसके अलावा कात्यायन ऋषि जो है, उन्होंने पांड्य शब्द की उत्पत्ति पांडु से बताई। पांडु कौन है? पांडवों के पिताजी हुआ करते थे पांडु, ठीक है। सो पांडु से यानी कि पांडवों से संबंधित पांडव, ठीक है, समझ पा रहे हो? चलिए, इसके अलावा हम बात करें अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र किसने लिखी हुई है? चाणक्य ने लिखी हुई है। तो अर्थशास्त्र में पांड्यक वाट, क्या नाम है? पांड्यक वाट के मोती और मथुरा के सूती वस्त्रों का उल्लेख मिलता है। मतलब यहां पे चाणक्य खुद अपनी अर्थशास्त्र में बता रहे हैं कि जो पांड्य का वाट है, मतलब पांड्य क्षेत्र जो है, वहां के मोती मशहूर हुआ करते थे। हीरा मोती नाम सुना? हीरा मोती, तो वो मोती चमकदार जो होते हैं, वो मोतियों की बात कर रहे हैं कि भैया मोती, और मथुरा में सूती, ठीक है, वस्त्रों का उल्लेख इन्होंने किया हुआ। अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख है ना अशोक के, तो उन्होंने पांड्यों का नाम क्या किया हुआ है? दक्षिण के पड़ोसी राज्य के रूप में बताया है। साथ ही साथ अशोक ने यहां मनुष्यों और पशुओं की चिकित्सा का प्रबंध भी कराया है। मनुष्यों और पशुओं की चिकित्सा का, आवश्यक औषधियों के उत्पादन की व्यवस्था भी कराई, और धम्म की शिक्षा, धम्म मतलब जो धर्म अब मानने लगे थे बौद्ध धर्म, और उनका जो धम्म है किसका? अशोक का, उस धम्म की शिक्षा के लिए भी अपने दूतों को भेज दिया। कहां पे? दक्षिण भारत में या पांड्य देशों में। कलिंग के जो राजा थे खारवेल, जिनकी बात हम कर चुके हैं, कलिंग के चेदी वंश में, सो खारवेल के हंती गुंफा अभिलेख में पांड्य राज्य से मुक्ता, मणि और रत्न प्राप्त किए, ऐसा उन्होंने अभिलेख में बताया हुआ है, ठीक है। वो कब बताया है? कि जब उनने विजय प्राप्त करी होगी पांडवों पे, तो उसके उपरांत इनको उपहार स्वरूप ये मुक्ता, मणि और रत्न प्राप्त हुए होंगे। समझ पा रहे हैं? यूनानी लेखक है भैया एक, जिनका नाम है स्ट्रैबो, बहुत अच्छे से जानते होंगे आप इतिहासकारों में स्ट्रैबो को। उन्होंने पांड्य नरेश के द्वारा 20 ईसा पूर्व में रोमन सम्राट ऑगस्टस
अगस्टस का नाम सुना है? अगस्टस के पास दूत भेजने की सूचना मिली है कि भैया इन्होंने अगस्टस के पास, भैया रोमन सम्राट यानी रोम पहुंच गए, इटली पहुंच गए, इन रोमन साम्राज्य में जो शासक हुए हैं अगस्टस, उनके पास दूत भेजे थे। किसने भेजे थे? पांड्य नरेश ने। पेरिप्लस, आपने नाम सुना? पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी नाम के ग्रंथ में टॉलेमी उसके क्या है? रचयिता है भैया। उन्होंने ये पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी बुक लिखी हुई है। उसमें पिंडनोई और उसकी राजधानी मदोरा का उल्लेख किया है। पिंडनोई मतलब पांड्यों की बात कर रहे हैं, मदोरा मतलब मदुरई की बात चल रही है। सो इसका उल्लेख इरीथियन सी में मतलब है ना, पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी में कौन कर रहे हैं? टॉलेमी कर रहे हैं। तो भैया बहुत सारी जानकारी ऐतिहासिक रूप से कहा है पांड्यों के बारे में मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम भैया, आरंभिक इतिहास की बात कर लेते हैं। किसके आरंभिक इतिहास की बात कर रहे हैं? ईसा पूर्व 3री शताब्दी से पूरी 3री ईस्वी तक 600 सालों के इतिहास की हम बात कर रहे हैं, शुरुआती पांड्य साम्राज्य की। तो शुरुआत होती है नेडियोन से। किससे होती है? नेडियोन से। पहला पांड्य शासक हुआ करता था जिसने क्या करा है? पहरुली नदी का निर्माण कराया और समुद्र की पूजा की परंपरा का प्रारंभ किया। किसने? भैया नेडियोन ने। संगम साहित्य में नेडियोन का नाम सबसे पहले वर्णित किया गया है। तमिल भाषा के जो संगम साहित्य हैं, जिसमें मतलब प्रमुख तो क्या है? तोलकपियर है ना। सर्वप्रथम कुछ प्राचीन पांड्य राजाओं के नाम उनके उल्लेखनीय कृत्यों के साथ ज्ञात किए जाते हैं। मतलब तमिल साहित्य में इसकी जानकारी मिल रही है। पहला नाम किसका है? नेडियोन का ही है। और उसका व्यक्तित्व काल्पनिक महसूस होता, क्योंकि इतनी ज्यादा उसकी बड़ाई कर दी गई है कि अब कह नहीं सकते ये सच में था कि नहीं था। सो काल्पनिक रूप से महसूस किया जाता है। दूसरे हैं पल्लसालाई मुदुगुडमी। क्या नाम है? पल्लसालाई मुदुगुडमी। ये दूसरे शासक हुए हैं। ये देख, ये काल्पनिक नहीं लगते, ये ज्यादा सजीव लगते हैं। और कहा जाता है कि उन्होंने अनेक यज्ञ किए हुए थे। तो यज्ञ आदमी क्या करता है? जीतने के बाद ही करता है। सो विजित प्रदेशों के साथ उन्होंने निर्दयता का व्यवहार किया, मतलब क्रूर शासक हुआ करते होंगे, ऑब्वियस सी बात है। विभिन्न संगम कविताओं में पल्लसालाई मुदुगुडमी को पहला ऐतिहासिक पांड्य राजा बताया जाता है। और पल्लसालाई अनेक यज्ञशाला बनवाने वाला, इसकी उपाधि ली। तभी तो ये पल्लसालाई है ना। पल्लसालाई मतलब क्या है? ये उपाधि है। मुदुगुडमी का नाम है। सो पल्लसालाई मतलब होता है अनेक यज्ञशालाएं बनवाने वाला, है ना। इसकी उपाधि धारण की। और जहां जहां जीत रहा था भैया, उसके प्रति जो विजित राज्य हैं उनके प्रति ये क्या? क्रूर व्यवहार या कठोरता का पालन कर रहा था। साथ ही साथ क्रूरता इसकी कमजोरी भी हुआ करती थी। ठीक है ना भैया। चलो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेडुजेलियन की। किसकी? नेडुजेलियन। नेडुजेलियन भैया तीसरा शासक हुआ करता था, जिसका विरुद्ध मतलब होता है उपाधि। क्या था? एक आर्य। प्रशस्ति मतलब एक आर्य, उत्तर भारत की सेना पर विजय प्राप्त करने वाला। क्या नाम है? आर्य पड्डेक दंड। एक छोटी सी कविता जो है उसमें इसकी रचना बताई जाती है कि भैया एक छोटी सी कविता की रचना भी इन्होंने करी। तो प्राचीन पांड्य नरेशों में सबसे अधिक प्रसिद्ध शासक कौन है? नेडुजेलियन, है ना। ये सबसे अधिक प्रसिद्ध शासक माना जाता है, जिसका राज्यकाल 210 ईस्वी के लगभग माना जाता है। ठीक है। अल्प आयु में ही वह सिंहासन पर बैठ गया और उसने अपने समकालीन जो आस पड़ोस के राजे महाराजे हुआ करते थे, राज्य हुआ करते थे, उन पर आक्रमण किया और उनके आक्रमण को विफल किया। उनका चोल देश में खदेड़ कर, किसको? चोल देश में खदेड़ कर तलैया लंगानम ये जगह है, उसके युद्ध में पराजित किया। किसको? चोल राजाओं को। और चेर नरेशों को बंदी बना दिया भैया, कारागार में डाल दिया। तो मतलब बहुत ही प्रतापी शक्तिशाली शासक हुआ है। कौन? आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा के नेडुजेलियन का नाम संगम शासकों में अत्यंत विख्यात रहा है। तलैया रंगानम युद्ध में क्या किया उसने? विजय प्राप्त कर ली थी। उसके बाद इसको बहुत ही ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई। चोलों को पुनः स्वागत है आपका और भैया चीरों को बंदी बना लिया, हराकर। तो बहुत नाम हो जाएगा। इसका काल 210 ईस्वी निश्चित किया गया है। नेडुजेलियन ने
सेप नामक शासक को स्वागत है आपका बंदी बना लिया था, जो चेर साम्राज्य के हो रहे होंगे, और कुशल प्रशासक के रूप में इसका वर्णन संगम साहित्यों में मिलता है। नेडुजेलियन के पश्चात नलिया कोंडान, क्या नाम है? नलिया कोंडान, ये पांड्य शासक हुए हैं। एक ही लक्ष्य की नलिया प्राप्ति के लिए कोंडान, बहुत ठीक है सारे लोग भैया, इकट्ठे हो जो जाते हैं, उसे दक्षिण बोलते हैं अर्काट, अभियान। क्या नाम है? दक्षिण अर्काट का शासक हुआ करता था। इसके शासन रोहण की तिथि 275 बताई गई है। 210 तो यही है, 275 है, मतलब इधर 65 साल तो उन्होंने शासन किया ही है। ठीक है, नलिया कोंडान के संबंध में जानकारी सिरूपान अरुपदई, आज हम पढ़ने क्या नाम है? वाले सिरूपान अरुपदई, इनकी कविताओं में प्राप्त होती हैं, जिसके लेखक कौन है? नदन्नार, नदत्तनार, क्या नाम है? नदत्तनार इनके लेखक हैं। ठीक है भाई, नदत्तनार ने सिरूपान अरुपदई में चील, चोल और पांड इनकी राजधानियों को बताया है, जिसमें यंजी किसकी? चीरों की राजधानी थी, उरैयूर, उरैयूर किसकी थी? चोलों की थी, और मदुरै पांड्यों की राजधानी थी। इनके पतन की भी आशंका व्यक्त की है कि भैया ये तीनों राजधानियां पतन को अग्रसर हैं। 6ठी शताब्दी में क्या हुआ भैया? देखो, तृतीय ईसा पूर्व तृतीय से 3री शताब्दी तक तो बहुत अच्छा था, पांड्य साम्राज्य सबसे मजबूत था, फिर कमजोर होता चला गया। फिर भैया 6ठी शताब्दी में क्या हुआ? कलभ्रों का अधिकार हो जाता है, कहां पे? पांड्यों के राज्य पे, कलभ्रों का राज। फिर वापस से क्या होता है? 6ठी से 10वीं शताब्दी के आसपास जो है पांड्य साम्राज्य ऐसी कच्चा कच्चा सा चल रहा है, मतलब ठीक है, छोटे से साम्राज्य में छोटी सी जगह पे वो क्या है कि बस चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। फिर बाद में 10वीं शताब्दी के आसपास चोलों के अधीन हो जाते हैं। 10वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक चोलों के अधीन रहते हैं। बाद में फिर इनका चरमोत्कर्ष और पुनरुत्थान होता है 13वीं शताब्दी में, 13वीं से 14वीं शताब्दी में। फिर उसके बाद अगर बात करें तो 13वीं शताब्दी में क्या हो रहा था कि मलिक काफूर ने आक्रमण किया था, आक्रमण करके बस वो अपने कब्जे में नहीं कर पाया था, बस थोड़ा जीत गया था, तो टैक्स वगैरह लेके, कुछ पैसा वगैरह लेके, माणिक, मोती माणिक आदि लेके चला गया था। तो फिर बाद में फिर से ये पांड्य शासन बिल्कुल केरल वाला क्षेत्र है यार, याद रखना, ठीक है। सो वहां पे ये बच जाते हैं, ऑब्वियसली बड़ी बात है, ठीक है। फिर 16वीं सदी के आरंभ में क्या है कि ये राजवंश जो है वो पूर्ण तरह खत्म हो जाता है। 16वीं सदी के आसपास विजयनगर साम्राज्य जो रहता है वो कब्जा कर लेता है और खत्म हो जाता है साम्राज्य। जय हिंद बच्चों, मेरा युगवीर क्यों बोला गया इसके विषय में शैली जो थी, मतलब इनके जो लिखने का तरीका था वो बहुत अच्छा था। अपन डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लंबा हो जाएगा काम, ठीक है। तो जय हिंद बच्चों, मेरा नाम है, क्या नाम उनको? ईर्षा पांड्य साम्राज्य रहा, प्रथम पांड्य साम्राज्य। जानकारी मिलती। युगल किशोर जुगवीर जी का जो जीवन परिचय था, 575 से 600 के आसपास शासक रहे 25 वर्षों के लिए। अबनी चूड़ामणि, बच्चों मेरा नाम है, अबनी चूड़ामणि 600 से 625, 25 सालों का शासन। चेलियक चेंदन, चेलियन चेंदन ये 625 से 640, 15 वर्षों तक ही रहे। अरिकेशरी, क्या नाम है? अरिकेशरी 640 से 670, 30 वर्षों का शासन इन्होंने किया है। रणधीर, रणधीर भी शक्तिशाली शासक थे, 670 से 710, 40 वर्षों का शासन इन्होंने किया हुआ। फिर परांकुश आ जाएंगे, परांकुश ने 710 से 765 तक अच्छा खासा शासन किया, 55 वर्षों का। परांतक आएंगे इसके बाद 765 से 790, मतलब 25 वर्षों का शासन है। इराचिचिम्मन, ये 790 से 792, छोटा सा शासन है, 2 वर्षों का। बरगुड़न, बरगुड़न भैया इन्होंने अच्छा शासन किया है, लगभग अगर हम बात करें तो 43 वर्षों का, 792 से 835। श्री वल्लभ, श्री वल्लभ आ गए भैया, ठीक है, 835 से 862, मतलब लगभग क्या आती है? 28 सालों का शासन है। बरगुड़ बर्मन की बात करें तो 862 से 880 का, मतलब कोई 18 सालों का शासन इन्होंने किया है। परांतक पांड्य, ये भैया शक्तिशाली व्यक्ति हुआ करते थे, 880 से 920 वर्षों का शासन है, लेकिन शक्तिशाली शासक थे। मारवर्मन राज सिंह द्वितीय, ये सबसे शक्तिशाली है, और अगर बात करें तो आखिरी शासक रहे हैं जिन्होंने अच्छा खासा शासन किया है, फिर कमजोर हो गया था, आखिरी शक्तिशाली शासक माने जाते हैं पांड्य शासन के। चोलों के अधीन हो गए थे फिर 10वीं शताब्दी के आसपास। क्या हुआ कि भैया ये जो शासक थे राज सिंह द्वितीय, मारवर्मन, ये अंतिम शक्तिशाली, इनकी मृत्यु के बाद ये आपस में लड़ने लग गए, इराचिम्मन, वीरपांड, ठीक है। सो क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। मुत्राम इराचिम्मन 900 से 945, 45 वर्षों का शासन है। वीरपांड, वीरपांड 946 से 966, 20 सालों का शासन। अमरभुजंग 930 से 945, ये ऊपर नीचे हो गए, ठीक है। ये अमरभुजंग इधर आने चाहिए थे,
ठीक है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका इस चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं श्री वल्लभ पांड्य हो जाएंगे। बहुत सारी चर्चाएं कर ली हैं प्राचीन भारत उसके बाद वीर केसरी में हमने ये संगमों की 1065 से 1070 दक्षिण भारत में हुए संगमों की, गायब है माहौल, संगम साहित्य ठंडा पड़ा हुआ है और संगम साहित्य में जानकारी मिलती है। जटावर्मन श्री वल्लभ राज 1145 से 1150, जटावर्मन विक्रम ये 1149 से 58, पराक्रम पांड्य 50 से 60, जटावर्मन परांतक पांड्य। देखो भैया, जटावर्मन तो नाम उपाधि चल रही है, परांतर पराक्रम है, ये परांतक रख दिया। पुराने दोस्तों चलिए स्टार्ट कर लेते हैं संगम युग के बारे में। देखो ये 62 12 देख पा रहे हो, मुझे लगता है ये है जटावर्मन का दक्षिण भारत में चोला 1100 चोल वंश से 62 पांड्या हुए हैं ना, मदुरई इनकी राजधानी हो रही थी और यहीं पे आपको पता है कि तीनों संगम हुए हैं। मतलब इसके 62 से 75 तक शासन किया 13 वर्षों का क्षीर साम्राज्य भी चल रहा था। शक्तिशाली है। इनके बीच में फिर लड़ाई हो जाती है इनकी मृत्यु के बाद, जिसका फायदा कौन उठा लेता है? कौन उठाएगा? कोई तो उठाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, सो जटावर्मन वीरपांड 75 से 80 और विक्रम पांड 80 से 90। इसके बाद भैया फिर क्या होगा? इनका चरमोत्कर्ष होना चालू हो जाएगा, पुनरुत्थान होना चालू हो जाएगा। कमजोर शासक थे कुलशेखर जो है, मुतलाम, जटावर्मन, कुलशेखरन, ये शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने पुनरुत्थान करना चालू किया 1190 से 1218, 28 वर्षों का शासन किया। परांतक पांड्य जो थे वो द्वितीय नंबर के, सिंघल का राजा कहलाता था। सिंघल मतलब इन्होंने श्रीलंका को भी जीत लिया था। ठीक है, 1212 से 1215 मारवर्मन सुंदर पांड्य, 1216 से 1238 और जटावर्मन इरंटाम जटावर्मन कुलशेखरन। फिर से अगेन ये शासक, जैसा नाम फिर वैसे ही शासन, 38 से 50 लगभग 22 वर्षों का शासन इन्होंने किया हुआ है। और सुंदर पांड्य द्वितीय 39 से 51 सुंदर पांड्य जो मुतलाम जटावर्मन सुंदर पांड्य। ठीक है, सो अलग अलग नाम रख रहे हैं। 1251 से 71 20 सालों का शासन है। फिर इरंटाम जटावर्मन वीरपांड, ये भैया 1251 से 1281 30 वर्षों का शासन इनका रहा है। मारवर्मन कुलशेखरन पांड्य प्रथम 1268 से 1311, ये बहुत शक्तिशाली शासक रहे। ठीक है, इन्होंने क्या किया है? इन्हीं के समय में हुआ है कुछ गड़बड़। क्या गड़बड़ हुआ है कि भैया वो अटैक होगा, किसका अटैक होगा, है ना। फिर इनके बाद ये वीर विक्रम पांड और जटावर्मन सुंदर पांड, तो ये आपस में लड़ाई झगड़ा करना चालू कर देते हैं। उसके कारण माहौल गड़बड़ सा हो जाता है ना। सो 1268 से 1281 और 1276 से 1293, और इसी समय मलिक काफूर का आक्रमण हो जाएगा। फिर कुछ समय बाद वापस से शासन इनका ही हो जाएगा, क्योंकि वो चला जाता है आक्रमण करके। दोबारा फिर आक्रमण होता है, लेकिन क्या करें, अब कमजोर होता जा रहा है, शासन कमजोर होता चला जा रहा है। ठीक है, सो जटावर्मन पराक्रम पांड 1422 से 1463 और मुतराम जटावर्मन कुलशेखर पांड्य भैया 1429 से 1473 तक, और पेरुमाल पराक्रम पांड 1473 से 1506। और यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य अब धीरे 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 तेज होता चला जाएगा। कुलशेखरन देव जो है 1489 से 1499 20 सालों का शासन है। श्री वल्लभ पांड 1534 से 43 और पराक्रम कुलशेखरन 1543 से 1552। खत्म मान लो एक प्रकार से भैया। क्यों मान लो खत्म? क्योंकि इसके बाद आप विजयनगर साम्राज्य बिल्कुल उन्नति की ओर है और ये बिल्कुल अवनति की ओर। नेवल्ली मारन 1552 से 1564, जटावर्मन अतिवीर पांड 1564 से 1604 और बारतुंग पांड 1588 से 1612, बगुड़ राम पांड ये 1613 से 1618 और 16वीं शताब्दी के आसपास पूर्ण रूप से ये राजवंश समाप्त हो जाता है। कैसे समाप्त हो जाता है? क्योंकि विजयनगर साम्राज्य जो है वो हरा देता है इनको और ये खत्म हो जाता है, पूरा शासन इनके अधीन हो जाता है। फिर उसके बाद तो छुटपुट शासक आएंगे, अलग अलग छोटे मोटे राजवंश आना चालू हो जाते हैं केरल में। ठीक है, पांड्य वंश खत्म हो जाता है पूर्णतः अब 16वीं शताब्दी। आप देखो यार, पांड्य वंश शुरू कब हो रहा है? 300 BC 300 ईसा पूर्व में स्टार्ट हो रहा है और 16वीं शताब्दी में, है ना, 16वीं शताब्दी, 16वीं लिखो इधर, है ना, 16वीं शताब्दी में ये भैया खत्म हो रहा है। यानी कि इन्होंने लगभग 1900 वर्षों का शासन किया हुआ है पांड्य साम्राज्य ने। हल्का पतला नहीं है भैया, बहुत बड़ा साम्राज्य। ठीक है, तो भैया ये था आपका साम्राज्य, कौन सा? ये पांड्य साम्राज्य था। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसकी?
चोल साम्राज्य की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।